तो भाई कल के दिन लखनऊ और चेन्नई के बीच जो मैच खेला गया उस मैच के बाद हमें यह भी ऐलान कर देना चाहिए कि चेन्नई सुपर किंग्स भी कहीं ना कहीं आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, माना अभी मात्र 8 मैचेस हुए हैं, 4 जीते हैं 4 हारे हैं, लेकिन कल का मैच ये लोग जिस तरीके से हारे हैं उसे देख के ऐसा ही लग रहा है कि अब इनके बस का नहीं है। क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी ना, ठीक है बैटिंग ठीक ठाक थी, दुबे चल गए तो अच्छा स्कोर पड़ जाता है, कल के दिन तो गायकवाड़ भी फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन भाई एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती थी कि इनकी डेथ बॉलिंग थोड़ी डिसेंट है, क्योंकि इनके पास पथिराना है, साथ में मुस्तफिजुर रहमान है, लेकिन कल के दिन तो भाई डेथ बॉलिंग ने भी जिस तरीके से हगा है ना, ऐसा लग रहा है कि अब तो भाई इनको भगवान ही बचा सकता है। क्योंकि देखो भाई सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट तो यहां पे यह है कि कल का मैच खेला जा रहा था चेन्नई के घर में और सामने 211 रन का टारगेट भी रख दिया था। और जैसा मैंने कहा कि इस चीज का भरोसा था कि इनके पास एक अच्छी डेथ बॉलिंग है, लेकिन वहां पे भी एक अकेला इंसान चेन्नई से मैच खींच के ले गया और चेन्नई के बॉलर कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब इतने बुरे तरीके से बेबस कर दिया था स्टोनिस ने। निकोलस पुरन ने भी ठीक ठाक योगदान दिया है, उसके अलावा भी कुछ बैट्समैनों ने चुटकी मुटकी योगदान दिया है, लेकिन भाई कल के दिन सीएसके के फील्डरों ने जो घटिया फील्डिंग करी है ना, दीपक चहर ने तो 2-3 चौके भाई बिल्कुल हाथ के छोड़ दिए, उसके अलावा कुछ कैचेस भी हवा में गए थे, कुछ हाफ चांसेस थी, लेकिन एक भी चांस को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद भाई इतनी एक्स्ट्रास फेंक रहे हैं, इतनी नो बॉल डाल रहे हैं, इतनी फ्री हिट्स दे रहे हैं, अब ऐसे मैच नहीं हारेंगे तो कैसे हारेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि भाई देखो 4 हार 4 जीत हो चुकी हैं, पिछले 2 मैच लगातार हार चुके हैं, वो भी सेम टीम से हार चुके हैं, और अब तो चेपॉक में भी हार गए हैं। और पहली बार आईपीएल 2024 में ऐसा हुआ है कि चेन्नई टॉप 4 से नीचे आ चुकी है, लखनऊ सुपर जायंट्स चौथी पोजीशन में चली गई है, सीएसके जो है वो 5th पोजीशन पे आ गई है। तो अब यहां से चेन्नई के लिए ऊपर उठ पाना भाई बहुत मुश्किल होने वाला है। और भाई सबसे कमाल की बात तो यह है कि अगला मैच हैदराबाद के खिलाफ होना है। तो भाई देखो मैंने तो यहां पे उम्मीदें लगाना छोड़ दी है सीएसके से। अगर आपको अब भी उम्मीद है कि सीएसके शायद प्लेऑफ पे क्वालीफाई कर सकती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे जो मैं ये इतनी बड़ी लाइन क्लेम कर रहा हूं ना कि सीएसके के लिए आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जाना नामुमकिन होने वाला है, ये लाइन मैं सिर्फ इसलिए क्लेम नहीं कर रहा हूं कि भाई इनकी डेथ बॉलिंग बेकार हो गई है या फिर इन्होंने खराब फील्डिंग करी है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है ना, अगर वो तुम सुन लोगे तो तुम भी कहोगे कि हां भाई सच कह रहे हो, अब तो चेन्नई प्लेऑफ में जाने से रही। पर वो जानने से पहले भाई देखो भले ही कल के दिन चेन्नई हार गई, लेकिन आप लोग तो जीत गए होंगे ना, क्योंकि भाई वंस अगेन कल के दिन प्रिया मैम ने ऋतुराज गायकवाड़ को कहा था कि अपनी टीम में शामिल करिए ही करिए, कम से कम कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाइए ही बनाइए। और सेम टाइम पे एक और बहुत बड़ा क्लेम यहां पे प्रिया मैम की तरफ से करा गया था कि मार्कस स्टोनिस को भी कम से कम कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाइएगा ही बनाइएगा। भाई स्टोनिस को तो बहुत ही कम लोगों ने चूज कर रखा था, क्योंकि स्टोनिस को लखनऊ वाले बहुत बॉलिंग नहीं दे रहे थे, बैटिंग में फॉर्म बहुत ही बुरा चल रहा था। लेकिन भाई कल थे सामने दुबे, तो प्रिया मैम को पता था कि यहां पे स्पिन ज्यादा कराई नहीं जाएगी, पेस ऑप्शन ज्यादा यूज करे जाएंगे, यही उन्होंने कहा था। तो ये कंफर्म था कि स्टोनिस को ज्यादा बॉलिंग दी जाएगी और बैटिंग में भी आज के दिन उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। मौका मिला और ऐसा मौका भुनाया कि हर उस इंसान को माला माल बना दिया जिसने मार्कस स्टोनिस पे प्रेडिक्शन करी थी, जिसने मार्कस स्टोनिस को अपनी टीम में शामिल करके कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया था। इसीलिए कहता हूं भाई अगर तुम फैंटेसी टीम बनाते हो या फिर किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन करते हो तो भाई आंख बंद करके बिना कुछ सोचे एक बार डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप स्क्रीन पे है, जाके डीएम भी कर सकते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन मांग सकते हो, जस्ट मैच से पहले आ जाती हैं। उनका इस्तेमाल करके फैंटेसी टीम बना के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रेडिक्शन करके पैसा ही पैसा कमा सकते हो। तो जल्दी जाओ भाई। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये जो मैं इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूं कि चेन्नई के लिए अब आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ये क्लेम मैं सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कर रहा हूं कि चेन्नई ने कल के दिन डेथ बॉलिंग में बहुत खराब बॉलिंग करी और सेम टाइम पे फील्डिंग बहुत खराब करी। इसके पीछे का सबसे बड़ा क्लेम तो ये है कि देखो भाई उस मैच में चेन्नई की बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती है जिस मैच में शिवम दुबे नहीं चलते। हाँ माना कल के दिन ऋतुराज गायकवाड़ चले हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ भी अपनी स्ट्राइक रेट को इसीलिए ज्यादा बढ़ा पा रहे थे क्योंकि उनको दूसरी तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। और अगर भाई दुबे से सपोर्ट नहीं मिलता ना तो नीचे कुछ नहीं था, नीचे आपके समीर रिजवी आ जाते बैटिंग पे, जिनका इस्तेमाल इसलिए नहीं करा गया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी गई। फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे किसको लाया गया? शार्दुल ठाकुर को। तो अगर वहां पे दुबे जल्दी आउट हो जाते, पहले तो समीर रिजवी आ जाते, बॉलिंग में ये लोग इंपैक्ट प्लेयर का यूज नहीं कर पाते, जो कि कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं क्योंकि बॉलर्स इनके पास बहुत पड़े हुए थे। पर मसला यहां पे ये है कि दुबे को इनके लिए हर मैच परफॉर्म करना ही करना है क्योंकि हिटिंग के नाम पे इनके पास दुबे ही है। हां धोनी है जो कमाल की हिटिंग कर रहे हैं, लेकिन भाई वो तो आखिरी के 2 ओवरों से पहले बैटिंग पे आते नहीं हैं। उससे ऊपर अगर आप देखें तो ज्यादा हिटर नहीं है, रहाणे बहुत ज्यादा हिटिंग करते नहीं हैं, गायकवाड़ भी कभी करते हैं तो कभी भाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं और कई मैचेस में शायद उतने रनों का कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे पाते हैं। रनों का
कंट्रीब्यूशन फिर भी दे जाएं, लेकिन भाई वो अपनी काबिलियत पे खड़े खड़े चौके छक्के आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं अगर उनको दूसरी तरफ से उतना सपोर्ट ना मिले। और कल के दिन तो ये लोग वापस से डैरेल मिचेल को ले आए, क्यों लेके आए भाई मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। सचिन रविंद्र को बाहर कर दिया, हाँ ठीक है पिछली कुछ पारियां उनकी भी अच्छी नहीं गई हैं, लेकिन डैरेल मिचेल को तो भाई अच्छी खासी बॉलें मिली है फेस करने को इतने मैचेस में, उसके बावजूद भी हर बार उस बंदे ने प्रूव किया है कि मेरे से हिटिंग नहीं हो पा रही है। कल के दिन भी भाई आते ही बंदे ने इतने शॉट्स ट्राई करे, लेकिन एक भी बॉल उसके बल्ले के बीच से लगी ही नहीं। तो बैटिंग का मामला देखो हिला हुला है, और सेम टाइम पे जहां बात आ जाती है बॉलिंग की, तो देखो इनकी 90% जो बॉलिंग डिपेंडेंट है ना, वो किस पे है? पथिराना पे, मुस्तफिजुर रहमान पे। तुषार देशपांडे भी ठीक ठाक बॉलिंग करा देते हैं, लेकिन भाई चेन्नई को भी तुषार देशपांडे पे उतना भरोसा आता नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें कल के दिन देखने को मिल गया, जब आखिरी के 4-5 ओवर बाकी थे तो ये कंफर्म थे कि देना तो मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना कोई है, वैसा ही इन्होंने किया भी। लेकिन भाई यहां पे सबसे बड़ी बैड न्यूज ये है कि मात्र 8 दिन बाद मुस्तफिजुर रहमान चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद वो आईपीएल में आपको दिखेंगे भी नहीं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि मुस्तफिजुर रहमान की जगह थीक्षाना टीम में आएंगे, और एक बार थीक्षाना टीम में आ गए, मुस्तफिजुर रहमान टीम से चले गए, तो ये जो डेथ बॉलिंग का इतना ढिंडोरा पीट रखा है चेन्नई सुपर किंग्स ने, वो भी बेकार हो जाएगी। मतलब अगर गलती से लोग गिरते पड़ते प्लेऑफ में पहुंच भी गए ना, तो देखो फिलहाल जैसी सिचुएशन चल रही है टॉप 2 में तो अब आ ही नहीं सकते, मतलब मान लीजिए कि नहीं आ सकते हैं, बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ ठीक है पॉसिबल है अगर सारे मैचेस जीत जाएं यहां से, या फिर 90% मैचेस जीत जाएं, लेकिन जिस तरीके से खेल रहे हैं और जिस तरीके से बाकी टीमें परफॉर्म कर रही हैं, ऐसा बहुत मुश्किल है होना। और मैंने कहा ना अगला मैच तो हैदराबाद से ही होना है, वो हैदराबाद जो ऑलरेडी चेन्नई से ऊपर चल रही है, और भाई 3 टीमें तो मैं कहूंगा लगभग कंफर्म है प्लेऑफ की। एक राजस्थान तो ऑफिशियली आप कंफर्म मान सकते हैं, केकेआर को भी आप लगभग कंफर्म मान सकते हैं, हैदराबाद को भी आप कंफर्म मान सकते हैं, लखनऊ के भी फिलहाल 5 पॉइंट हो चुके हैं। तो टॉप 2 में तो देखो नहीं आ सकती है, आ भी गई तो 3rd 4th पोजीशन पे आएगी, जो कि वंस अगेन बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई 3rd 4th पोजीशन में आ भी गई तो वहां से जितने मैचेस जीतने होते हैं इस टीम के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ, और अब तो कप्तान भी धोनी भाई नहीं है, मुश्किल तो बहुत होगा चेन्नई के लिए। और वहीं पे अगर नजर डालें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पे, तो भाई जो सबसे कमजोर कड़ी थी इस टीम की, मार्कस स्टोइनिस, वो कड़ी इस समय सबसे मजबूत कड़ी बन चुकी है। निकोलास पुरन तो भैया देखो अच्छा खेलते ही हैं, 15 बॉल पे 34 रन का योगदान कल भी देके गए हैं। दीपक हुडा भी कल के दिन कमाल कर दिए, 6 बॉलों पे 17 रन जड़ दिए। भाई अंतिम क्षणों पे आके जो कमाल उस बंदे ने किया ना, मतलब वरना यहाँ पे क्या होता है, जो भी नया बैट्समैन आता है भाई इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दे नहीं पाता है, लेकिन वो बंदा आता है, 6 बॉल खेलता है, 17 रन मारता है, 2 चौके लगाता है, छक्का जड़ता है, और मैच पूरे तरीके से पलट के रख देता है। हाँ ठीक है मार्कस स्टोइनिस का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, लेकिन दीपक हुडा के कंट्रीब्यूशन को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करा जा सकता। वैसे कल के दिन एक और बात नोटिस करने को मिली कि जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 बॉलों पे नॉट आउट 108 रन की पारी खेली, तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई गायकवाड़ भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक मजबूत दावेदार साबित कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में जाने के लिए। तो भाई देखो इसका जवाब मैं यही देना चाहूंगा, चाहे गायकवाड़ कुछ भी कर लें, T20 वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी कर लें नहीं जा सकते, क्योंकि गायकवाड़ देखो बस ओपनिंग में ही खेल सकते हैं, और इस समय ओपनिंग स्लॉट के लिए भाई इतनी लड़ाई है ना, गिल हो गए, जायसवाल हो गए, अभिषेक शर्मा भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, और चांसेस मेरे हिसाब से जायसवाल की ही ज्यादा है जाने की, क्योंकि गिल की भी पिछली कुछ पारियां उतनी अच्छी नहीं आई है, और जायसवाल ने पिछले कुछ T20 मैचेस में रोहित शर्मा के साथ जहां ओपनिंग करी थी भाई बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। शुरुआत में आके जिस तरीके से अटैक कर रहे थे, वो अटैक आते ही ना ही ऋतुराज गायकवाड़ करते हैं ना ही गिल करते हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ की जो पास्ट हिस्ट्री है ना, जो उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि बंदा जैसे ही इंडिया में आता है पता नहीं उसका खेलने का तरीका ही बदल जाता है। आईपीएल वाला ऋतुराज गायकवाड़ और इंडिया वाले ऋतुराज गायकवाड़ में इतना भारी अंतर है ना कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। लेकिन भाई यहां पे मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा कि एक बार कल के दिन फिर से शिवम दुबे ने कहा कि हार्दिक पांड्या को आपको टीम से निकालना होगा, मुझे प्लेइंग 11 में खिलाना होगा, क्योंकि कल के दिन भाई बिल्कुल भी स्पिनर शिवम दुबे के सामने नहीं लगाए गए, जो कि उनकी एक कमजोर कड़ी मानी जाती है कि भैया वो पेसर्स को अच्छे से नहीं खेल पाते हैं, सिर्फ पेसर्स ही पेसर्स बॉलिंग करा रहे थे। पर उसके बावजूद भी दुबे ने कहा कि बेटा चाहे स्पिनर्स लाओ चाहे पेसर्स लाओ, अब तो हार्दिक पांड्या की जगह लेनी है, ठान लिया है मैंने। और कल के दिन इसी ठानने के चक्कर में 27 बॉल पे 66 रन जड़ दिए, 3 चौके मारे, 7 छक्के जड़े, और स्ट्राइक रेट रही 244.44 की। और वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या कैसी पारियां खेल रहे हैं हम सबको पता है, 10 बॉल पे 8 रन, 10 बॉल पे 10 रन, 3 बॉल पे 1 रन। तो
ऐसे में भाई जो शिवम दुबे है ना, बहुत ही बुरे तरीके से हार्दिक पांड्या की जगह खा रहे हैं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको लगता है कि गायकवाड़ भी T20 वर्ल्ड कप में जा सकते हैं? और आपके हिसाब से क्या शिवम दुबे ने अपनी जगह लगभग कंफर्म कर ली है? जो भी आपका जवाब है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा, क्या चेन्नई जा सकती है अभी प्लेऑफ में? कुछ चांसेस हैं यहां पे, जैसा कॉम्बिनेशन है उसे देखते हुए। इस पे भी आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड यार से जैसा मैंने कहा कि भाई भूलना नहीं है चेकआउट करना प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन करने व्हाट्सएप में स्क्रीन पे। एक बार डीएम करके तो देखो, उनसे प्रेडिक्शन मांग के तो देखो, उसके बाद तुम भी कहोगे कि भाई इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई दे कैसे सकता है। तो जल्दी जाओ, वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।